का हेडिंग है उसके लेकर रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी बना। ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को पढ़ेंगे और क्या क्या कंपनी को उस इंसॉल्वेंसी के स्टेट से लिक्विडेशन में जाने से बचाने के लिए वो रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अगर इंसॉल्वेंसी में कंपनी है उसको लिक्विडेशन में नहीं जाने देना है, उसके लिए रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जैसे जेट एयरवेज के केस में हुआ था, जब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बेसिस पर रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज बनी थे, काफी कोशिश की थी जेट एयरवेज को बचाने की 6 महीने तक। जब कामयाब नहीं हुई तो फाइनली उनको लिक्विडेशन में भेजना पड़ा। इसलिए हम कहते हैं ना, इंसॉल्वेंसी स्टेट है, लिक्विडेशन कंक्लूजन है। जरूरी क्यों लिक्विडेशन होगा? अगर बच गई, सब कुछ सही हो गया, कंपनी फिर से रिहैबिलिटेशन, रीऑर्गेनाइजेशन। हाँ, द ओनली डिफरेंस इज, आपको समझना है, यहां पर हमारे यहां पर रिहैबिलिटेशन क्यों अलाउ नहीं करते, और रिहैबिलिटेशन में मैनेजमेंट के पास ही कंट्रोल रहता है। यहां पर उस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास कंपनी का सारा कंट्रोल रहता है। कंपनी का बिजनेस एक बार इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट हो गया, ही कैरीज आउट। ये इसलिए रखा है ताकि वरना मैनेजमेंट जब भी पैसा नहीं है, इंसॉल्वेंसी कंट्रोल भी उनके पास है, बट अगर कंट्रोल हाथ से चला गया है तो अपने आप कोई भी कंपनी जानबूझकर इंसॉल्वेंसी के स्टेट में नहीं जाएगी। मैं लॉजिक बोलो, सबको समझ रहा है कि नहीं? यहां तक सब लोग हैं। और वो रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज 10 मिनट, चैप्टर गेट्स ओवर। रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी, इसलिए मैं बताऊं रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज, वो कहता है 3 तरह के रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज है। और 3 तरह के रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज क्या है सुनना। हम कहते हैं ना, कई बार प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वैसे रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज में उन्होंने दिया है। आप पहले उधर पेज नंबर आई रिकमेंड 30 पर आओ, और रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज दी है उस चार्ट में। रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज में 3 स्ट्रेटेजीज दी है। ये जो भी सुन लो, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बेसिस पर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो जो रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसमें एक तो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग होगा, वो स्ट्रेटेजी बनेगा, या सेल ऑफ असेट का स्ट्रेटेजी बनेगा, या फिर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का स्ट्रेटेजी बनेगा। अब सुनना, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग तब बनेगा जब डिफॉल्ट बहुत ज्यादा नहीं है। अरे भाई सुन लो, आपके प्रॉफिट्स पिछले साल के मुकाबले कम हुए, वेरएज मार्केट में आपकी कॉम्पिटेंस का प्रॉफिट बढ़ा है। अर्ली टेस्ट, समझ रहे कि नहीं? आपके वेंडर्स आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए, किसी और को दे रहे। दिस इज अगेन अर्ली सिग्नल। तो ऐसे केस में ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग कर लो। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग में दिया क्रिएशन और एलिमिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स टू कंजर्व ओवरहेड्स, खर्चा कम करने के लिए कोशिश करो। अरे बोलो भाई, सब लोग ही के रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज में कोर कॉम्पिटेंसीज को फोकस करो, ले ऑफ्स दे दो, कोलैबोरेशन विथ थर्ड पार्टीज करो, अपग्रेड स्किल्स एंड टेक्निकल नो हाउ। टाटा मोटर्स कंपनी इसके लिए एक्सपर्ट है, ये पहले स्टेज के लिए। टाटा ग्रुप इसके लिए एक्सपर्ट है। अभी रिलायंस भी इसी कगार में जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। बिकॉज सी व्हाट हैपेंस, आप समझना, हम कहते हैं रिलायंस किधर लिक्विड हुई, अर्ली टेस्ट होता है ना। हाँ, बिफोर गोइंग इनटू इंसॉल्वेंसी, वो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग से आप बचा सकते हो अपने आप को। पता है कि नहीं सबको? मैं जो बोलो इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं उसे। ये इंटरनल रिस्ट्रक्चर हुआ ना, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में कहते हैं ना इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग। दिस इज इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग। अपने कोर बिजनेस पर फोकस करो, एक्स्ट्रा खर्चों ओवरहेड्स को कम करो, ले ऑफ दे दो, कोलैबोरेशन में थर्ड पार्टीज करो, स्किल्स को अपग्रेड करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एमडी उनको सेमिनार्स के लिए भेजो, उनका नॉलेज अपग्रेड करो, उनको नए वर्कशॉप्स के तहत उनको एथिकल वैल्यूज डालो ताकि वो ईमानदारी से काम करे, एफिशिएंटली काम करे। ये पहला तरीका, फर्स्ट ये। फिर मैं कहूंगा सीक्वेंस में जाना है तो सेकंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। जब पहला नहीं जमता है ना, अरे पहला जब नहीं जमेगा तो फाइनेंशियल में जाएंगे, तो सीधा सेल नहीं होगा। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में क्या दिया? पहले उसमें 3 है, एक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, एक है इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग, एक है फॉर्मल रिस्ट्रक्चरिंग। किसमें? अंडर आईबीसी एंड अंडर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगेशन। अरे बोलो भाई, अब हम आईबीसी की जब बात कर रहे हैं तो आईबीसी के फॉर्मल रिस्ट्रक्चरिंग यहां पर आएगा।
इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड लिक्विडेशन, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जो रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज बनाई जाएगी, उस रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज में पहला था ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, फिर है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में पहला है डेप्ट रिस्क। अब डेप्ट में भी 3 कैटेगरी दी उन्होंने। एक लॉन्ग टर्म डेप्ट जो दिया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जो सिक्योर्ड है, फिर दिया अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और फिर दिया शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। उसको लेकर भी उन्होंने कहा है जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस करो, मतलब उनके साथ जाके निगोशिएट करो और परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कराओ। या फिर उन्होंने कहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल को हम जो लॉन्ग टर्म लोन है उस लॉन्ग टर्म लोन के तहत आप लॉन्ग टर्म बोरिंग जो सिक्योर्ड है उनको और लो, बिकॉज इन दैट केस आपका कैश फ्लो अभी बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म में ना पे करना, अभी इन शॉर्ट टर्म में कैश फ्लो बढ़ेगा। जो अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है उसको लेकर उनका है वो ध्यान रखना है कि वो कौन सा है, पब्लिक डिपॉजिट है, प्राइवेट डिपॉजिट है, क्योंकि उसको उसके गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगे। तो अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है तो उस केस में रिस्ट्रक्चरिंग करना है। पब्लिक डिपॉजिट का डिफॉल्ट हुआ तो काफी कॉन्सिक्वेंसेस है भाई, रिस्ट्रक्चरिंग करना है ना, तो रिस्ट्रक्चरिंग में आपके ऊपर का बर्डन कम करना है। तो देखना है जो अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है वो कौन से कैटेगरी के, पब्लिक डिपॉजिट है या फिर वो प्राइवेट डिपॉजिट है या अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स है। अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, इसको आप बिंदास जाके सेटल करा सकते हो, इसको कम नहीं करना है बट जाके निगोशिएट करा सकते हो। ओके, इनके साथ निगोशिएशन करो, नए टर्म्स डालो उनके साथ। शॉर्ट टर्म में कहेंगे वर्किंग कैपिटल लोन्स। अच्छा, इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग करना है, शेयर कैपिटल अल्टर करो। शेयर कैपिटल अल्टर मतलब क्या हो गया, अल्टर कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स इनटू लार्जर डिनोमिनेशन, स्प्लिट ऑफ शेयर्स इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है ना अमालगमेशन में, 10 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर है, घटा के 1 रुपी कर दिया तो 9 रुपीज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डिबेट कर दिया। तो वो अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल करो या फिर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करो, ये भी आपको पता है। बायबैक ऑफ शेयर्स करो। फॉर्मल रिस्ट्रक्चरिंग में आप सेक्शन 230 से लेकर 240 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन कमिंग सून सीआर में। कॉम्प्रोमाइजेस अरेंजमेंट अमालगमेशन जिसमें आपकी कंपनी किसी और कंपनी के साथ अमालगमेट होगी, या आपकी कंपनी का डीमर्जर होगा, या आपकी कंपनी को गवर्नमेंट चाहे तो किसी और कंपनी से कंपलसरी अमालगमेट कर सकता है इन द नेशनल इंटरेस्ट। अरे बोलो भाई, या फिर उसमें फास्ट ट्रैक मर्जर दिया, फिर स्मॉल कंपनी को लेकर दिया। अरे ये सुनो, तो ये सारे फॉर्मल रिस्ट्रक्चरिंग तरीका है अंडर दैट। देन आईबीसी के तहत आप क्या करो, रिस्ट्रक्चरिंग करो। अच्छा, फर्स्ट पॉसिबल नहीं है, सेकंड पॉसिबल नहीं है, तो आखिरी रास्ता अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस। लिक्विडेशन प्रोसेस के तहत आपके एसेट्स बेचने हैं। एसेट बेचने मतलब क्या करना है, आप तुरंत उधर आओ पेज नंबर 28 पर। सेल ऑफ एसेट्स कैसे करना है वो भी आपने सबने पढ़ा होगा। सेल ऑफ एसेट्स करना है तो एक एक करके बेचना है, या स्लम सेल में बेचना है, या कलेक्टिवली बेचना है, या उसे पार्सल में बेचना है, या गोइंग कंसर्न कहते हुए बेचना है। गोइंग कंसर्न में स्लम सेल आता है ना, उसके अलावा गोइंग कंसर्न वायलेटर में किसी और तरीके से भी हो सकता है। जब हम कंपनीज एक्ट में देखते हैं सेक्शन 180 सेल और पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग, होल और पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, याद है क्या, विदाउट पासिंग शेयरहोल्डर स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते, वहां पर भी कंपनी को इनकम होती है। अरे सेक्शन 180 कंपनीज एक्ट का पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 180 भी है। 180 इज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, करेक्ट। 180 इज फॉर मोर देन ट्वाइस। नो, आई एम राइट, 179 is the powers of board of directors in general case. 180 is for this. I am correct. Section 180 सेल ऑफ अंडरटेकिंग, उसमें दिया इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और जिसके ऊपर आपका सब्सटेंशियल कंट्रोल है पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग, वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयरहोल्डर्स का रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। 179 इज ओनली पावर्स जो जनरल पावर्स एंड एब्सोल्यूट पावर्स को लेकर। दिस वहां 180 इज फॉर रेस्ट्रिक्शंस, 180 इज रेस्ट्रिक्शंस, तो वही आएगा वहां पे। तो ये सेल ऑफ असेट करना है तो किस रास्ते से करना है वो डिसाइड किया जाएगा। उधर देखो, उधर ऊपर पढ़ना, द लिक्विडेटर में सेल एन असेट और सेट ऑफ असेट्स विदाउट अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट और द कॉर्पोरेट डेटर और द बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इन दिस वे। अच्छा, अब असेट बेचना है तो सबसे पहले मोड ऑफ सेल किस रास्ते से बेचना है, तो उधर मेरे साथ मार्क करो बाय ऑक्शन, एक ही मोड है ऑक्शन मोड। वो जो पूरा रामायण दिया ना उसमें ऑक्शन इंपॉर्टेंट। कौन से मोड में बेचना है, ऑक्शन मोड में। अच्छा, असेट बेचना है तो उस पहला असेट का क्या बनेगा, असेट मेमोरेंडम बनेगा 75 दिनों में, विद इन 75
फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट असेट मेमोरेंडम बनेगा। मतलब क्या, असेट की वैल्यू क्या है, असेट का हम कह सकते हैं बिजनेस को, वैल्यू ऑफ द बिजनेस इंटेंडेड टू सेल, देन इंटेंडेड मैनर ऑफ सेल, असेट को किस तरह से बेचा जाएगा, इंटेंडेड मोड ऑफ सेल, एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना है, ये सब असेट मेमोरेंडम में लिखा जाएगा। अरे मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे क्या, असेट मेमोरेंडम क्या है, उस असेट को लेकर सारी जानकारी उस असेट मेमोरेंडम में होगी। देन थर्ड एरो में क्या दिया, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स इंटेंडेड टू बी सोल्ड, जिन असेट्स का वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल है, इंपॉसिबल है, उसके लिए रजिस्टर्ड वैल्यूज अपॉइंट होंगे, एक से ज्यादा 2 अपॉइंट किए जाएंगे, दोनों रजिस्टर्ड वैल्यू से एस्टिमेटेड वैल्यू लिया जाएगा और उनकी वैल्यू जो होगी उस वैल्यू का एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज वैल्यू इस वैल्यू ऑफ असेट्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। कुछ कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स है तो उसका स्टॉक मार्केट का जो प्राइस है वो प्राइस लिया जाएगा। देखो असेट को बेचना है तो मोड ऑफ सेल असेट मेमोरेंडम, देन वैल्यूएशन ऑफ असेट्स इंटेंडेड टू बी सोल्ड, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं वहां पे। देन असेट सेल रिपोर्ट बनेगा, क्या बनेगा, असेट सेल, ये बेचने के बाद, असेट मेमोरेंडम बेचने से पहले था तो असेट सेल रिपोर्ट हो गया, तो बेचने के बाद क्या आएगा, वैल्यू रियलाइज्ड, कितना खर्चा हुआ, किसको बेचा है, किस मोड मैनर मोड में बेचा है। अगर वैल्यू रियलाइज लेस है एसेट मेमोरेंडम से तो क्यों लेस है, उसका रीजन, अरे बोलो समझ रहे क्या। इसमें मैं कहूंगा अगेन नेक्स्ट पेज पर जो दिया ना उधर पेज नंबर 29 पे नोट नंबर 3 उसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। कोई बोलेगा नोट नंबर 3 का मतलब क्या, रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है जिसके पास असेट सिक्योरिटी में रखी गई थी वो खुद रियलाइज करता है तो उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर को असेट पे बेचने से पहले उसे इंफॉर्म करना है लिक्विडेटर को, मुझे ये दाम आ रहा है। अरे सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास 2 ऑप्शन थे ना, हमने देखा था, वो खुद रियलाइज कर रहा है या लिक्विडेटर को दे रहा है। जब खुद रियलाइज कर रहा है तो उसे डायरेक्टली बेचना नहीं है, उसे बाहर ढूंढना है। बाहर बोला 2 करोड़, बोलेगा वेट अ मिनट, लिक्विडेटर को बोलेगा 2 करोड़, लिक्विडेटर को इंफॉर्म करने के बाद लिक्विडेटर को 21 दिन मिलता है, कितना, 21 डेज टू फाइंड अ न्यू बायर, कि जो 2 करोड़ से ज्यादा में लेने के लिए रेडी है। क्या कोई 2 करोड़ से ज्यादा में नहीं लेने के लिए रेडी है, लिक्विडेटर को कोई बायर नहीं मिला तो 21 दिन बाद वो सिक्योर्ड क्रेडिटर वो असेट उस बायर को बेच सकता है। हाँ, बट इस 21 दिन के लिए जो लिक्विडेटर को नया बायर ढूंढने के लिए जो खर्चा लगा वो खर्चा भी इस पर्टिकुलर कॉस्ट से असेट के वैल्यू से रिकवर लेस होगा, या वो खर्चा लिक्विडेटर खुद बेयर करेगा। जो 21 डेज का वक्त मिलता है लिक्विडेटर को, लिक्विडेटर का फर्ज क्या है, 21 डेज में नया बायर ढूंढना जो 2 करोड़ से ज्यादा देने के लिए रेडी है। अगर कोई नया बायर नहीं ढूंढ पाया लिक्विडेटर तो उस नए बायर को ढूंढने का जो भी खर्चा है वो लिक्विडेटर को खुद बेयर करना है, लिक्विडेटर को खुद बेयर करना है। उधर देखो मार्क करना उधर, लिक्विडेटर शैल विद इन 21 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ इंटीमेशन इन्फॉर्म इफ अ पर्सन इज विलिंग टू बाय एट द रेट ऑफ इंटीमेशन। अरे बोलो, फिर उधर जो दिया है, इफ लिक्विडेटर डजंट इन्फॉर्म द सिक्योर्ड क्रेडिटर एनी कॉस्ट इनकर्ड टू आइडेंटिफाई द बायर शैल बी बोर्न बाय द लिक्विडेटर। अरे बोलो, हाँ, बट ये प्रोविजंस कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर को इन्फॉर्म करना है लिक्विडेटर को, ये सारफेस एक्ट एंड आरडी रिकवरी ऑफ डेब्ट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट को एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ आईबीसी के तहत है। तो ये रेगुलेशन 33, 34, 35, 36 और अभी जो नोट में हमने पढ़ा है वो रेगुलेशन 37 है। ये सेल ऑफ असेट को लेकर हो गया ना, रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज। अरे बोलो सब लोग है क्या, सीक्वेंस पेटिशन एक्सेप्ट हो गया, मॉरिटोरियम, पब्लिक अनाउंसमेंट, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बेसिस पर क्या बना, रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी। रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज जो हुए उसमें से अब रेजोल्यूशन प्लान बनेगा, तो रेजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का मीटिंग बनेगा। बिकॉज एक सेकंड, रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बेसिस पर रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज किसने दिए, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स ने, मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने। अब उन स्ट्रैटेजीज के बेसिस पर जो स्ट्रैटेजी डिसाइड कर, कौन सी स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है, इसको लेकर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर रखा जाएगा। तो अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 18 क्या है वो,
अरे बोलो भाई, कमिटी कन्वीनिंग एंड कंडक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रिएटर्स, जिसको लेकर ऑलरेडी मैंने आपको हिंट दिया है, सुन लो।